नमस्ते, मैं हूँ सोनिका। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। जो हमारे वीडियोस की श्रृंखला चल रही थी किशोरों में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, उसी की अगली कड़ी लेकर आपके साथ बात करेंगे। तो हमने पिछली 2 कड़ियों में जाना कि एक तो किशोरावस्था क्या है, उससे जुड़े हुए जो भी परिवर्तन होते हैं किशोरों में, उनके बारे में अच्छे से अपनी समझ हमने बनाई। दूसरी कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म क्या होता है, स्वच्छता क्या होती है, आरटीआई एसटीआई क्या होता है और एचआईवी क्या होता है ना। आज हम तीसरा पहलू इसका लेकर आए हैं, जो कि है गर्भधारण, गर्भनिरोधक तरीके और गर्भावस्था, है ना। इन तीनों के बारे में आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गर्भधारण किशोरावस्था से वयस्कता तक पहुंचने में, है ना, बीच में क्या होता है कि परिपक्वता हो रही है, मगर बच्चा अभी पूरी तरह परिपक्व हुआ नहीं है, अभी भी वो विकासशील है। मगर हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि अगर मासिक धर्म एक युवती का शुरू हो गया तो वो प्रजनन के लिए एकदम तैयार है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, सोसाइटी में मिथक है, जिसको हमको तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो शुरुआत है प्रजनन क्षमता की, अभी वो पूरी तरह विकसित नहीं है। ठीक है, तो यौवनावस्था के आरंभ होने से तात्पर्य है कि शरीर प्रजनन हेतु तैयार हो रहा है, लेकिन इस स्थिति में पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इसमें यौन क्रिया के परिणाम स्वरूप गर्भधारण का जोखिम हमेशा बना रहता है। गर्भधारण तब होता है जब यौन क्रिया के फलस्वरूप एक शुक्राणु कोशिका एक अंडाणु कोशिका के संग समागम करती है और निषेचन होता है उसका, और इस तरह से गर्भधारण वाली स्थिति पैदा हो जाती है। अब इसके बारे में जानकारी की क्यों ज़रूरत पड़ी, और वो भी किशोरावस्था में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि एक तो हमें इस समय में बहुत रिसेप्टिव मोड पे होता है, बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ होती हैं एक किशोर में और किशोरी में, है ना। वो हर चीज़ जानना चाहते हैं, मगर पूछे किससे। तो इसलिए हम ये जानकारी इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रजनन प्रणाली, जितनी भी कार्य प्रणाली है प्रजनन अंगों की, उनके बारे में अच्छे से ज्ञान वर्धन हो जाए, उनका अच्छे से पता हो कैसे क्या होता है। दूसरा, अगर वो ऐसी स्थिति बन रही है कि उनको यौन क्रिया में सम्मिलित होना पड़ रहा है, तो वो गर्भधारण ना हो, उसके उपायों का अच्छे से ज्ञान रह सके। तीसरा और वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो स्वेच्छा से बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने प्रजनन के बारे में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बन सके। ठीक है, अब प्रक्रिया क्या होती है, तो हम जानते हैं कि एक अंडाणु कोशिका जब एक शुक्राणु कोशिका से मिलती है, उनका दोनों का समागम होता है, तो निषेचन होता है फलस्वरूप, और एक भ्रूण बनता है, और उसका जब गर्भ में स्थापित हो जाता है तो वो गर्भधारण वाली स्थिति बन जाता है ना। और ये कब हो सकता है, हमने जाना था मासिक धर्म के चक्र को जब पढ़ रहे थे हम, तो उसमें जाना था कि एक फर्टाइल पीरियड होता है ना, जो कि ऐसे तो मासिक धर्म कभी भी हो सकता है क्योंकि अंडा उत्सर्जित हुआ नहीं, और अगर शुक्राणु उससे मिलता है उस दौरान, तो वो आराम से गर्भधारण की स्थिति बन सकती है ना। तो ये स्थिति कभी भी बन सकती है, मगर आदर्श स्थिति में हम मानते हैं कि 14वां दिन जो है मासिक धर्म का, उस दिन अंडोत्सर्जन होता है। और उसके अंडोत्सर्जन से एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, वो मैंने यहीं के लिए रख छोड़ी थी, कि एक अंडा उत्सर्जित होने के बाद केवल और केवल 24 घंटे तक जिंदा रहता है ना। उसके बाद वो मृत हो जाता है, और जो शुक्राणु अंदर एंट्री ले चुका होता है जो स्त्री के अंदर, वो 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो इस समयावधि में अगर वो अंडाणुओं के संग समागम होता है तो फिर वो गर्भधारण की स्थिति पैदा हो सकती है। और इसमें क्या होता है, गर्भधारण होते ही हमने जाना था कि वो जो अंदर परत दर परत बन रही है गर्भाशय में, वो अब इसको पोषित करेगी। तो इस समय के लिए जब तक गर्भधारण रहता है तब तक माहवारी रुक जाती है ना, और बच्चा होने के बाद पुनः प्रारंभ हो जाती है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है गर्भधारण से पूर्व, एक तो स्त्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी खुद की इच्छा है क्या कि बच्चा पैदा करा जाए। नंबर 2, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन या वित्तीय स्थिरता है कि नहीं उसके जीवन में। और इम्पॉर्टेंट बात कि वो प्रजनन रूपी संबंधी जितने भी अंग हैं उसके, वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं नहीं, यानी प्रजनन स्वास्थ्य उसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में मैटर करता है। फिर संतानोत्पत्ति के बारे में दोनों ही भागीदारों का निर्णय वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर उसमें से एक भी असहमत है तो ये अच्छी स्थिति नहीं पैदा होगी, और हो सकता है कि गर्भपात की स्थितियाँ बन जाए, है ना।
अब ये आप समझते हैं गुणसूत्र के लेवल पर। हमने समझा कि हमने रिप्रोडक्टिव ट्रैक का ऑर्गन अच्छे से जाना था, कैसे शुक्राणु का प्रवेश होता है, कैसे अंडाणु का उस तक पहुंचना होता है। अब आज हम समझते हैं कि अंदरूनी स्तर पर, जेनेटिक स्तर पर या सेलुलर स्तर पर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए, हमारे जो शरीर है उसमें 43 पेयर ऑफ गुणसूत्र है, यानी 43 युग्म है ना गुणसूत्र के। उसमें से एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स वाला एक पेयर है ना। और अंडाणु में भी 23 है, यानी 22 प्लस XX, और शुक्राणु में भी 22 प्लस XY। ये इनका क्रोमोसोम का कॉम्पोजिशन है, यानी गुणसूत्र इस तरह से बने हैं, है ना। दोनों अंडा और जब शुक्राणु आपस में मिलेंगे तो एक भ्रूण बनेगा जो निषेचन के द्वारा पैदा होगा, और इसमें जब मिल जाएंगे दोनों आपस में तो अगेन हमें 46 क्रोमोसोम की स्थिति मिल जाती है ना। तो इसलिए भ्रूण में हमारे अगेन 46 क्रोमोसोम मिल जाते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया जनरेशन दर जनरेशन चलती रहती है। अच्छा, अब लिंग निर्धारण बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, स्पेशली हमारे भारतीय परिवेश को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में एक व्याधि व्याप्त है, इसको मैं व्याधि कहूँगी, एक रोग की तरह फैला हुआ है कि हमारा पितरात्मक सत्ता है, यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है। तो हम क्या करते हैं, लिंगों का चयन करते हैं कि जो गर्भधारण हुआ है उसमें अगर बालिका है तो हम उससे बिल्कुल खुश नहीं है, हम कई बार उसका गर्भपात करा देते हैं। और इसमें हमारी टेक्नोलॉजी या तकनीकी भी हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ सोनोग्राफी होती है जिसके द्वारा लिंग निर्धारण गर्भधारण होते ही पता चल जाता है 3 महीने के गर्भावस्था पर। और हम फिर क्या करते हैं, इस पुत्र को वरीयता देने के लिए जो भी कन्या भ्रूण है उसकी हत्या करवाने से भी नहीं हिचकते, है ना। इसी की वजह से हमारे यहाँ भयंकर रूप से लिंग का जो अनुपात है कि मेल इस टू फीमेल वो बहुत ही कम है। तो 100 अगर मेल है तो हमारा लिंग अनुपात जो राजस्थान में है वो 983 है। तो ये बहुत ही कम है। आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि हमें लड़कियां नहीं मिलेगी लड़कों की शादियां करने के लिए। तो बालिकाओं को क्यों ऐसा माना जाता है? एक तो हमारे यहाँ जो दहेज की प्रथा व्याप्त है सदियों से, वो उसके कारण लड़कियों को एक आर्थिक बोझ समझा जाता है कि ओ माय गॉड, लड़की पैदा हो गई, अब तो इसके लिए दहेज जुटाना पड़ेगा, है ना। तो उसका वो आर्थिक बोझ वाला पहलू तभी से चालू हो जाता है। इसके अलावा तो एक तो इसका दोष सारा बेचारी महिला पर डाल दिया जाता है कि ये लेडी है और इसके तो लड़कियां ही होती हैं, है ना। तो पुरुष की कई बार दोबारा शादी भी कर दी जाती है कि भाई इस लड़की जिससे इसकी शादी हुई है स्त्री, उसके तो लड़कियां ही होती हैं। बट उनको ये जानकारी नहीं होती कि जो सेक्स डिटर्मिन करेगा, जो लिंग का निर्धारण करेगा, वो अंडाणु कतई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए शुक्राणु ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसी के गुणसूत्र में XY होता है। आगे देखते हैं इसको, है ना। तो इसलिए शिशु का जो लिंग है उसका निर्धारण पुरुष का शुक्राणु ही करता है ना। और भारत में जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण अवैध है, कानूनन अपराध है, मगर फिर भी गाहे बगाए कहीं कहीं ये छुपे हुए रूप में चालू है, ठीक है। ये है वो शुक्राणु। ये हमने बात करी कि इसका जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें XY, और फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम में X और X, है ना। ये पेयर है, पेयर मतलब युग्मक, ठीक है। तो फिर इससे मिली हमको XX। देखिए, इसको अपन यहाँ पर अलग से समझते हैं कि X और Y, है ना, ये पुरुष का हो गया, और ये X और X हो गया स्त्री का, है ना। हमने इसकी गैमीट्स बना ली। तो अगर X इस वाले X से बन रहा है तो ये XX बना, यानी स्त्री, है ना। ये वाला X अगर इस X से मिल रहा है तो अगेन XX, यानी स्त्री, ठीक है। और अगर ये वाला X ये वाले Y से मिल रहा है तो XY, यानी पुरुष, और ये वाला X इस वाले से मिल रहा है तो XY, यानी पुरुष अगेन। तो 50-50% चांसेस है कि लड़का होगा या लड़की, और रिस्पॉन्सिबल कौन है? पुरुष का गुणसूत्र, है ना। स्त्री इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि उसके पास तो केवल XX है। XX से जुड़ रहा है तो स्त्री मतलब बालिका हो रही है, और अगर XX XY से जुड़ रहा है तो बालक हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने समझा कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है।
लिंग निर्धारण से संबंधित वैज्ञानिक तथ्य क्या है कि भाई यही बात है ना, किसी शिशु का लिंग निर्धारण अंडाणु के निषेचन पर समय पर किया जाता है ना, गर्भधारण के समय पर। और ये हमने अच्छे से समझा इस वाली पिछली स्लाइड के द्वारा। फिर शिशु के लिंग का निर्धारण उस शुक्राणु कोशिका द्वारा किया जाता है जो पहले अंडाणु का निषेचन करती है। यदि उसमें एक्स क्रोमोसोम है तो शिशु एक बालिका के रूप में होगा, और अगर वाई क्रोमोसोम आ गया है तो शिशु एक बालक के रूप में होगा, है ना। बट बॉटम लाइन ये है कि बच्चा लड़का हो या लड़की, उसे पूरे परिवार का, स्पेशली माता पिता का संपूर्ण स्नेह प्राप्त हो, है ना, ये उसका मौलिक अधिकार है। अब आते हैं अपन इसके बारे में जुड़े हुए कुछ मिथक और तथ्यों के बारे में। अपने बच्चे के लिंग का निर्धारण औरत ही करती है, ये मिथक है ना। हमने अभी जाना इसको स्लाइड के द्वारा कि भाई XX और XY का मिलान होता है, उसके द्वारा डिसाइड होता है कि बच्चा लड़का या लड़की होगी। चूमने या छूने से महिला गर्भवती हो सकती है? कतई नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि चूमना छूना संभोग की श्रेणी में नहीं आता, है ना। और हम जानते हैं कि गर्भधारण के लिए केवल और केवल मात्र संभोग जो कि अनप्रोटेक्टेड होगा, मतलब कोई कॉन्डोम वगैरह का यूज़ नहीं होगा, उसके द्वारा ही क्या होगा कि शुक्राणु का अंडाणु के संग मिलाप होगा और वो निषेचित हो जाएगा और गर्भधारण की स्थिति बन सकती है। फिर लड़की तब तक गर्भवती नहीं हो सकती जब तक कि उसकी शादी नहीं हो। तो शादी से इसका कतई कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शादी के बिना भी यौन क्रिया हो रही है तो आराम से गर्भ धारण हो सकता है, और शादी के बाद भी अगर यौन क्रिया नहीं हो रही तो कुल मिला के असुरक्षित यौन संबंध बनाना ही इसका एक माध्यम है, ठीक है। फिर किशोर लड़कियों को लड़कों के साथ बातचीत करने से रोककर लड़की को गर्भवती होने से रोका जाता है। ये अगेन इसी का एक दूसरा रूपक है कि विपरीत लिंग के साथ हमें हमेशा एक हेल्दी रिलेशनशिप या स्वस्थ मानसिकता वाला संबंध विकसित करने के लिए लड़कियों को भी और लड़कों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बातचीत और संवाद करने से कतई गर्भधारण नहीं हो सकता। समय पूर्व विवाह और किशोर आयु में गर्भावस्था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी की वजह से हमने इस टॉपिक को किशोरावस्था में पढ़ाने की सोची कि क्या नुकसान है कि किशोरावस्था में ही हम गर्भधारण अगर हमारी लड़की कर लेती है तो क्या प्रॉब्लम है। एक तो क्या कि उसका शरीर और मस्तिष्क अभी भी विकासशील है, विकसित नहीं है पूरी तरह, है ना। और हालांकि वो दिखने में बच्ची बड़ी दिख रही है, अधिक मैच्योर, अधिक परिपक्व दिख रही है, मगर अभी भी उसका उत्तरोत्तर चल रहा है विकास, अभी पूरी तरह विकसित नहीं है। और मानसिक रूप से तो बिल्कुल ही वो तैयार नहीं है कि वो एक माँ बन जाए और एक बच्चे की देखभाल और कर सके। हमारे देश में वैसे भी जो वैधता है कानूनन वो है 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए, मगर ये कानून वैधता कतई इस बात का द्योतक नहीं है कि भाई 18 साल होते ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके तुरंत बाद हम लोग सोचते हैं कि भाई शादी हो गई तो अब बच्चे भी हो जाने चाहिए। ये सर्वथा अनुचित है ना। ये हमने लिमिट सेट करी है कि लोअर लिमिट ये होनी चाहिए 18 से कम तो हरगिज़ नहीं करनी, मगर अभी भी वो थोड़ा उसके खेलने खाने की उम्र है, विकसित होने की उम्र है, तो उस पर शादी का जो बंधन है वो 18 साल में कर दिया, फिर भी अभी गर्भधारण के लिए उस पर कतई थोपना नहीं चाहिए, है ना। ये उसका खुद का निर्णय होना चाहिए। तो गर्भधारण की क्या चुनौतियाँ हैं भाई, क्यों मना कर रहे हैं हम, गर्भधारण हो जाएगा तो क्या दिक्कत होने वाली है। तो कम आयु में प्रसव होने से माता और शिशु दोनों को ही बहुत सारी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। देखते हैं माता को होने वाली कौन सी समस्याएं। सबसे पहले उच्च रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है गर्भावस्था में, जो होता है जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन बोलते हैं। उससे फिर ताने आ सकती है जिसको एक्लेम्सिया कहा जा सकता है, एनीमिया यानी रक्त की कमी, फिर STI HIV का संक्रमण जो हमने पिछले उसमें कवर किया था। समय पूर्व बच्चे का जन्म हो सकता है, उससे क्या होगा, बच्चे का वजन बहुत कम हो जाएगा, और मृत्यु एवं प्रसवोत्तर अवसाद यानी पोस्ट नेटल डिप्रेशन, इन सब का जोखिम बहुत बहुत गुना बढ़ जाता है, ठीक है। फिर शिशु को क्या हो सकती है समस्या, आइए जानते हैं। एक तो बच्चा माल नरिश्ड होगा, कुपोषित होगा, है ना, उसका वजन वैसा नहीं होगा जैसा एक नॉर्मल बच्चा जो कि 2.5 किलो का होना चाहिए, वो बच्चा उससे बहुत कमतर होगा। एनीमिया उसको बचपन से ही होगा, क्योंकि माँ भी एनेमिक थी, बच्चा भी एनेमिक है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चालू रहेगा। फिर जन्म के समय उसका कम वजन रहेगा, उसकी वजह से इम्यूनिटी कम होगी, आए दिन बीमार पड़ेगा, कभी सांस में तकलीफ, कभी निमोनिया, कभी डायरिया, इस तरह से। और प्रसवकालीन या नवजात मृत्यु दर में भी अपेक्षाकृत वृद्धि हो जाती है, और अपर्याप्त शिशु देखभाल हो पाती है, क्योंकि बच्ची अभी बच्ची है किशोरावस्था में, और स्तनपान में भी दिक्कतें आती है। फिर किशोरावस्था में गर्भधारण के प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक परिणाम क्या है, आइए वो देखते हैं। देखिए, जो प्रसव पूर्व खतरे हैं, गर्भावस्था से होने वाले उच्च रक्तचाप, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, एनीमिया, RTI STI, गर्भ में शिशु का सही विकास न होना,
प्रसव के दौरान क्या होगा, समय से पूर्व प्रसव हो जाएगा और अवरुद्ध प्रसव हो सकता है। फिर मातृ मृत्यु का उच्च जोखिम हो जाता है, एनीमिया, नवजात की मृत्यु हो सकती है, जन्म के समय कम वजन, अपर्याप्त शिशु देखभाल और स्तनपान। फिर बच्चे से संबंधित खतरे हमने जाने कि लो बर्थ वेट वाला बेबी होगा, नवजात शिशु की मृत्यु हो सकती है, अपर्याप्त शिशु देखभाल और स्तनपान, और प्रसव पूर्व अवधि में RTI STI की संभावना बढ़ जाती है और HIV का भी संक्रमण बढ़ सकता है। अब ये हैं वो सामाजिक दुष्परिणाम। लड़की की पढ़ाई नेचुरली अवरुद्ध हो जाएगी, उसकी शादी कर दी जाती है उसकी बिना रजामंदी के, फिर वो पढ़ाई जो कर रही होती है वो उससे चौपट हो जाती है सब। फिर बच्चा हो जाए तो बिल्कुल ही पढ़ाई में बाधा होती है। वो घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी, क्योंकि वो खुश नहीं है एक दूसरे से, वो अपनी गर्भावस्था से खुश नहीं है और जो घर वाले हैं वो उसकी नाखुशी से खुश नहीं है। फिर परिवार के सदस्यों में असमानता रहती है, ज़्यादा जेंडर असमानता रहेगी। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी और पीढ़ी दर पीढ़ी कमज़ोरी और कुपोषण, ये सब चलता रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण की बात करी। मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पैसे कमाने की सीमित क्षमता होती है। भाई एक बार बच्चा वयस्क हो जाए, है ना, वो काम धंधे पे लग जाए, फिर वो बच्चे पैदा करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बिना बात ही परिवार पर एक आर्थिक बोझ होता है। शादी के द्वारा एक हम और ले आए परिवार का सदस्य और एक और बच्चा हो गया तो एक और सदस्य की बढ़ोतरी हो गई, मगर परिवार के जो आर्थिक संसाधन है वो अभी सीमित हैं। तो इस तरह से बहुत भयंकर वाला आर्थिक बोझ पड़ता है इस परिवार पर। इन सब के द्वारा भौगोलिक स्वतंत्रता में भी कमी आती है। अब अपन जानते हैं कि जन्म अंतराल और इसके लाभ। तो जन्म अंतराल क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, जो गर्भावस्था होती है वो अपने आप में पूरा मतलब पूरा ही उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने वाली स्थिति है ना। महिला अगर वो सही तरह से अपनी पोषण का ध्यान नहीं रखे और सही तरह से दवाइयों वगैरह का सेवन ना करे तो उसका शरीर अब इस लायक नहीं रहता गर्भ धारण के बाद, प्रसव के बाद, कि वो दोबारा से जल्दी ही कोई गर्भ धारण कर सके, है ना, क्योंकि उसके पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसकी मानसिक शक्ति, उसकी शारीरिक शक्ति सभी क्षीण हो चुकी होती है ना। और मगर अगर इस समय भी अगर जैसे गर्भावस्था के बाद अभी प्रसव हो के चुका है और अभी चल रहा है, बच्चे को दुग्धपान भी चल रहा है, स्तनपान चल रहा है, मगर इस समय में अगर वो असुरक्षित यौन क्रिया के वापस एक्सपोज हो जाती है तो फिर से गर्भधारण की जोखिम बना रहता है ना। तो इस समय में हमें क्या चाहिए कि हम कोई ऐसा गर्भ निरोधक इस्तेमाल करें तरीका जिससे कि वो अभी कुछ अंतर रख सके। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि जो ये 2 बच्चों में बीच का अंतर है ये कम से कम 3 साल का होना चाहिए, है ना। इसमें 3 साल में क्या होता है, माँ वापस अपनी बॉडी को तैयार कर लेती है सही पोषण के द्वारा, मानसिक रूप से थोड़ी स्वस्थ हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, जो ये बच्चा पैदा हुआ है इसको अपना पूरा अटेंशन, पूरा समय उसको दे सकती है ना, अनवरुद्ध वाला, जिससे वो बच्चे को अच्छे से देखभाल में अपना समय लगा सकती है और फिर से दोबारा गर्भावस्था के लिए अपने आप को तैयार कर सकती है, मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से, है ना। तो अच्छे से योजना बनाकर दोबारा बच्चा प्लान कर ही आना चाहिए। तो ये जन्म का अंतराल इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तियों के लिए संभव बात है कि वे अपने साझेदारों के साथ मिल बैठकर, यानी कपल की, दंपत्ति को दोनों की रजामंदी होनी चाहिए कि भाई 2 बच्चों में कितना अंतर रखा जाए। इसमें ये जो लिंग निर्धारण की बात हमने करी थी, इसमें बहुत हमारे समाज की विकृति है कि अगर पहला बच्चा लड़की होती है तो ये गर्भ अंतर बिल्कुल भूल जाते हैं लोग, बोलते हैं जल्दी से दोबारा गर्भ धारण करो, क्योंकि अगर जल्दी गर्भ धारण होता है तो लड़का होता है, ये सर्वथा अनुचित है। दूसरी बात कि वो अगर ये लड़का है ना, पहला बच्चा, तो फिर भी वो तैयार हो जाते हैं गर्भ धारण में अंतराल रखने में, है ना। तो ये भी विकृत समाज की मानसिकता है, ठीक है। अच्छा, जन्म अंतराल पर निर्णय लेते समय स्त्री के स्वास्थ्य और कल्याण पर विचार करना अति आवश्यक है। किशोरावस्था की समयावधि में गर्भधारण को रोकने की विधियों और लाभों पर जानकारी प्राप्त करना और गर्भावस्था को बाद में जो वयस्क हो जाएंगे उस तक के लिए लंबित करना अति आवश्यक है, क्योंकि तब शरीर भी पूर्ण रूपेण इस लायक होगा, तैयार होगा कि गर्भावस्था को झेल पाए। इस प्रकार की जानकारी आपकी आयु, आपका स्वास्थ्य, आपकी वैवाहिक स्थिति, रोजगार और करियर, वित्तीय स्थिति, इन सब के आधार पर बच्चों की संख्या और उनके बीच का जो जन्म अंतराल है, इसके बारे में समुचित निर्णय लेना आपको होना चाहिए, है ना। तो ये सब मदद कौन करेगा? इस सब के बारे में जानकारी। इसलिए हम इस जानकारी को किशोरावस्था में देने में बिलीव करते हैं,
ठीक है। फिर बच्चों को जन्म देना और पालना पोसना एक छोटा सा काम नहीं है कि भाई बस जन्म दे दिया अपने आप पल जाएंगे, नहीं, भगवान नहीं आके पालेगा, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को साथ में मिलकर इसको एक दायित्व के रूप में निभाना होगा। और यूनिसेफ कहता है कि जन्म अंतराल का उपाय माता को जीवन हानि से के जोखिम से बहुत हद तक बचाता है। ठीक है। अच्छा, मिथक इसके बारे में जानते हैं समय पूर्व विवाह के लिए, कि जब किसी लड़की को माहवारी आती है तो उसे अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए शादी कर लेनी चाहिए। क्यों भाई, यही एक तरीका बचा है क्या? ये बहुत गलत धारणा है। शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, भावनात्मक रूप से भी नहीं है और सामाजिक रूप से भी नहीं है ना। और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 हमेशा कहता है कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए कैद या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए जिससे कि वह बच्चों के पालन पोषण के कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। ये भी गलत है, क्योंकि उसको बच्चे को जन्म देना और उसके पालन पोषण करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इसके लिए अच्छे से माँ को खुद को तैयार करना है और उससे उसके भविष्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है, साथ ही बच्चे पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जन्म देना भर एक काम के रूप में नहीं करना, उसके लिए अच्छे से नियोजित होना चाहिए। अच्छा, फिर किशोर लड़कियां अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ होती है, इसलिए मध्य उम्र की महिलाओं की तुलना में बच्चों और परिवार के सदस्यों की देखभाल, ये एक सोची समझी साजिश है हमारे बुज़ुर्गों की। वो सोचते हैं कि एक बार लड़की अभी विकसित नहीं हुई पर उसको घर की चार दीवारियों में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसके द्वारा बार बार गर्भधारण के लिए उस पर जोर आजमाइश की जाती है और बहुत कम उम्र में उसका विवाह कर दिया जाता है, जिससे वो वित्तीय रूप से भी आश्रित हो जाती है अपने पति पर और खुद के बारे में कोई निर्णय लेने का अवसर खो देती है। फिर ये कहते हैं कि महिलाओं का कम उम्र में माँ बनना सही है, क्योंकि बच्चे के दादा दादी नाना नानी उसकी देखभाल के लिए होते हैं। तो यह मिथक भी उन पर जल्दी गर्भधारण, घर गृहस्थी के कार्य, बीमार रिश्तेदारों की देखभाल इत्यादि का बोझ डालने के लिए एक और बहाना है, इससे पहले कि वो खुद के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हो या अपनी सोच इस तरह की रख सके। फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो गर्भावस्था में टोटली निषेध हैं, जैसे कि धूम्रपान। फिर गर्भावस्था के आखिरी भाग मतलब लास्ट तिमाही जो होती है, लास्ट ट्राइमेस्टर, उसमें ज़्यादा लंबी यात्रा से बचना चाहिए। मदिरा का सेवन टोटली निषेध है और बोझ भी नहीं उठाना है एक गर्भवती स्त्री को। ठीक है। अब आइए अपन एक नए विषय की ओर बढ़ते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और किशोरावस्था में जानना अति आवश्यक। ये है परिवार नियोजन या गर्भ निरोध। अभी तक क्या होता है समाज में, किसी से भी पूछो ना कि परिवार नियोजन क्या होता है, तो सबका आंसर होता है कि भाई 2 बच्चों में नहीं, बोलते हैं कि गर्भ निरोधक तरीका परिवार नियोजन होता है। बट नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहूँगी कि परिवार नियोजन का अर्थ है कि हम अपना परिवार नियोजित करते हैं, मतलब प्लान करते हैं अपना परिवार। क्या प्लान करते हैं परिवार में कि एक कपल है, एक दंपति है, वो ये डिसाइड करेगा कि उसको बच्चे कब करने हैं, पहला बच्चा कब करना है, कितने बच्चे करने हैं इन टोटल, 2 बच्चों के बीच में वो कितना अंतर रखेगा और किस तरह से इसके बारे में प्लान करेगा। तो ये तो हो गया परिवार नियोजन। इस परिवार नियोजन में जो हेल्प करेंगे साधन, उन साधनों को हम कहते हैं गर्भ निरोधक तरीके या गर्भ निरोध। ठीक है। तो गर्भ निरोध का अर्थ है गर्भ ठहरने में देरी करना या स्थायी रूप से इससे बचने की विभिन्न विधियाँ, है ना। ये सारे मेथड्स होते हैं। महत्वपूर्ण है कि किशोरों को उपयुक्त गर्भ निरोधक विधियों की जानकारी राइट फ्रॉम किशोरावस्था होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि गर्भ निरोधक तक पहुँच से गर्भ ठहरने में देरी, बच्चों के बीच अंतर रखने और अवांछित गर्भ से बचने में हर तरह की मदद मिल सकती है। अच्छा, फिर किशोरों के लिए गर्भ ठहरने में विलम्ब करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही सारी बात की हमने बात करी कि अभी विकासशील है उनका शरीर, भावनाएं, उनका मानसिक स्थिति अभी सब विकासशील है, अभी वो तैयार नहीं है, तो उनको इसको टालना ही होगा। उस टालने के क्या तरीके हैं, क्या विधियाँ हैं, वो सब उनको जानना होगा। ठीक है। आपसी सहमति से जोड़ों को अपनी सुविधा अनुसार किसी भी तरह का गर्भ निरोधक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये दोनों को वांछनीय होना चाहिए। फिर गर्भ निरोधक विधियाँ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध हैं, दोनों के अलग अलग तरीके हैं, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं, है ना। ये एक बार इनके नाम जान लीजिए, फिर हम विस्तृत रूप से लेंगे। पहला है कि 40% जो लोग होते हैं ना, जो दंपति हैं, वो किसी भी तरह का कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करते, है ना, भगवान भरोसे रहते हैं। फिर क्या होता है, आए दिन उनमें बच्चा लग जाता है, गर्भ ठहर जाता है और फिर उसका गर्भपात कराते हैं। फिर 41% महिला बांधीकरण होता है,
0.2% पुरुष बांधीकरण, ये बहुत त्रासदी है हमारे समाज की कि पुरुष बांधीकरण से बचते हैं, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। 8.7% ही पुरुष कंडोम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। 4.2% प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी की विधि कैलेंडर मेथड होता है, आगे बात करते हैं। 2.4% गर्भनिरोधक गोली का इस्तेमाल करती हैं स्त्रियां। 2% निकालना, मतलब ऐसे समय पे निकाल लेना जब स्खलन होने को है, तो इससे भी काफ़ी हद तक बच जाते हैं, मगर इसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्भधारण हो ही जाता है सारे वो लेकर भी। फिर 1.2% IUCD का इस्तेमाल करते हैं और 0.2% DMPA एक इंजेक्शन आता है जो कि हर 3 महीने में लगाया जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ऊपर लिखा है ये 0.1% LAM। ये मैं यही बताना चाहूँगी कि LAM से मतलब है लैक्टेशनल अमेनोरिया, यानी जब गर्भधारण होता है उसके बाद प्रसव हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जब तक दूध पी रहा है ना, तो तब तक गर्भावस्था, वो जिस तरह से गर्भावस्था में माहवारी रुक जाती है, उसी तरह दूध पीते बच्चे की भी माँ की माहवारी रुक जाती है ना। और ये कम से कम 6 महीने से लगता है 1 साल तक चल सकता है। इस दौरान अगर एक बार भी महीना नहीं आया होता है तो ये सुरक्षित है माता, और इसके संग अगर यौन क्रिया करी जाए तो भी बच्चा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो अंडोत्सर्ग है वो अभी नहीं हो रहा है ना। तो ये एक मेथड की तरह यूज़ करा जाता है। अब तरीके विभिन्न और उनके लाभ और सीमाएं अच्छे से देखते हैं। प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी की विधि। महिला के मासिक चक्र के अनुसार गर्भधारण के सबसे कम संभावना वाले दिन चुनना। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करी थी कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, इसके प्रथम 5 दिन हमने पीरियड आ रहा था, है ना। फिर उसके बाद ये 6 से लेकर करीबन 15-16 दिन तक, सॉरी ये 15वें-16वें दिन तक ये जो था ना, ये फर्टाइल पीरियड था हमारा। तो ये निकल जाए, इसके बाद अगर यहाँ से लेकर अगले माह जो माहवारी आएगी, इस समय तो था ना, ये हमारा सेफ पीरियड था। यानी इस समय में अगर सेक्स किया जाए या यौन क्रिया करी जाए तो बच्चा नहीं लगता। तो इसके लिए कैलेंडर की पूरी जानकारी होनी चाहिए और पीरियड रेगुलर होना बहुत आवश्यक है। तो किसी दवाई या यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल सही दिनों का गणित अच्छे से रखना होगा। कोई खर्चा भी नहीं है इसमें। गर्भनिरोधक न मानने वाले कुछ धार्मिक समूहों द्वारा अपनाया जा सकता है। और इसमें सीमाएं क्या है, कैलेंडर देखना और दिनों का पक्का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम ये जान लेते हैं कि भाई कुछ दिन ही है जो सेफ़ हैं, बाकी दिन उनको निषेध होगा यौन क्रिया, तो ये थोड़ा सा मानसिक रूप से गड़बड़ है ना। ज़्यादा दिन संयम बरतना होगा, और चक्र अगर व्यवस्थित नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है मेथड। नेक्स्ट आते हैं संयम। फिर यौन संबंध बिल्कुल ही ना बनाओ, है ना, तो गर्भनिरोध ही रहेगा, है ना। तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़ें, तो इसलिए कोई खर्चा नहीं है, दुष्परिणाम नहीं है। प्रेम और अपनापन बढ़ा सकता है। लंबे समय तक पूरी तरह से यौन क्रिया ना होना ये कतई संभव नहीं है, तो ये भी बहुत ही कम पॉसिबल है, ठीक है। फिर निकालना, जो मैंने अभी बात करी कि स्खलन से पहले ही लिंग को योनि में से निकाल लेना, ये इसकी सीमा ये है कि रोकने में बहुत ही कम कारगर है, हाई फेलियर रेट है। क्यों? क्योंकि निकालते हैं ना, उससे पूर्वी जो स्खलन के पूर्व का स्त्राव है, जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि की वजह से होता है, उसमें एक आध शुक्राणु भी अगर चला गया तो गर्भधारण हो सकता है। फिर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पुरुष कॉन्डोम शिशिन पर पहने जाने वाला खास किस्म का कवच है, जिसमें कि शुक्राणु और वो वीर्य इकट्ठा हो जाता है ना। आसानी से उपलब्ध है, किसी भी दवा की दुकान पर, अन्य दुकानों पर भी आजकल मिल जाता है। ले जाने में आसान है, RTI STI से प्रोटेक्ट करने वाला एकमात्र गर्भनिरोधक साधन है ना। गर्भनिरोध में पुरुष को सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका देता है। फिर स्वतंत्रता में बाधा, कई लोग बोलते हैं उसका जो लेटेक्स रबड़ है उससे किसी किसी को एलर्जी हो जाती है। फिर हर बार जब भी यौन क्रिया होगी तब उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर बार एक नया इस्तेमाल होगा। अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं किया या उसको लिंग को निकालते वक्त अगर जरा सा भी स्पिल हो गया वीर्य, तो अगेन गर्भावस्था का खतरा बना रहता है, ठीक है। फिर महिला कॉन्डोम, ये बिल्कुल भी हमारे भारतीय उसमें पॉसिबल नहीं हुआ, आया था पर जितनी तेज़ी से आया था उतनी तेज़ी से बाहर चला गया, क्योंकि इसमें कुछ सीमाएं थी कि डालने निकालने में असहजता थी। फिर इसमें माप होता है, एक सही माप का होना चाहिए। तो स्त्री के अकेले के बस की बात नहीं थी, किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह ले, भाई कितना वाला ख़रीदूँ, कैसा वाला ख़रीदूँ। महंगा था बहुत, दिखने में अच्छा नहीं लगता था, और संभोग के दौरान योनि में पूरा ही अंदर प्रवेश कर जाता था, तो ये इसकी सीमाएं थी। फिर सुगम होता है, संभोग से पहले पहना जाता है, मगर इसकी ये सीमाएं हैं, इसकी वजह से ये आउट ऑफ यूज़ हो गया। फिर आपातकालीन गर्भनिरोधक क्या है
कि भाई कोई दंपति है वो आपस में उन्होंने नियोजित कर रखा है कि भाई अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए या 2 बच्चों में अंतर रखना है, पर चांस की बात की किसी दिन कॉन्डोम नहीं था या फर्टाइल पीरियड में उनके द्वारा यौन क्रिया हो गई है, तो अब वो उस बच्चे को नहीं चाहते, तो उसमें ये वाला काम आता है मेथड। इसमें क्या है, नियमित विधि का उपयोग वाली उम्र में महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये जो इमरजेंसी वर्ड है आपातकालीन, कई लोग क्या करते हैं इसको रूटीन की तरह यूज़ होने लग जाते हैं कि भाई आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ होती हैं, उनका सेवन यौन क्रिया के 72 आवर्स के अंदर अंदर कर लिया जाए तो गर्भधारण की स्थिति से बचा जा सकता है। मगर कुछ लोग इसको नियमित तौर पे करने लगे जो कि अवांछनीय है। फिर असुरक्षित शारीरिक संबंध या यौन उत्पीड़न की स्थिति में गर्भधारण रोकने के लिए आपातकालीन गर्भनिरोधक का उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी कोई लड़की स्वयं को ऐसी परिस्थिति में पाती है जहां उसे गर्भधारण से बचने के लिए आपातकालीन गर्भनिरोधक की आवश्यकता होती है, जैसे कि असुरक्षित संबंध, गर्भनिरोधक जैसे कॉन्डोम का वो स्पिले हो गया है ना, वीर्य निकल गया। फिर बलात्कार या यौन उत्पीड़न, उसमें तो बिल्कुल 100% इसका यूज़ बिल्कुल मान्य है। जबरन यौन संबंध या किसी के द्वारा दुर्व्यवहार हुआ है, उसमें भी बिल्कुल मान्य है। फिर अब अपन आते हैं टैबुलर फॉर्म में थोड़ी समझ अपनी दुरुस्त करने के लिए कि ये गर्भनिरोधक गोलियां हैं, ये क्या करना है, ये किससे मैच करती है, ये जो रोज़ाना 1 गोली लेनी पड़ेगी भाई, है ना, उसी नियत समय पर हर रोज़ बिना गैप के, ठीक है। फिर ये DMPA इंजेक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था कि DMPA इंजेक्शन हर 3 महीने में 1 बार लगाने वाला इंजेक्शन है और ये कूल्हे में लगाया जाता है। फिर IUCD क्या होता है, IUCD होती है एक यंत्र होता है छोटा सा, कॉपर टी बोलते हैं इसको ज़्यादा आम भाषा में, और इसको गर्भाशय में डाल दिया जाता है और 5 से 10 साल की म्याद के लिए कारगर है। अब कुछ लोग पता है इसके बारे में भ्रम बना के बैठे हैं कि ओ 5 साल तक नहीं, मुझे तो भाई 2 बच्चों में 2 या 3 साल का ही अंतर चाहिए, मेरे को नहीं लगवानी कॉपर टी। तो उनको ये समझ बतानी होगी कि भाई ये 5 साल तक रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5 साल तक निकाल ही नहीं सकते। जब भी आपको बच्चा चाहिए, पहले चाहिए भाई, है ना, तो आप निकलवा लीजिए और फिर गर्भधारण हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली चीज़ है। फिर कंडोम क्या होता है, हमने बताया कि लिंग का कवच होता है, ठीक है। फिर पुरुष का बांधीकरण क्या होता है, पुरुष की जो शुक्रवाहिका है उस नली को ही हम काट दें तो पुरुष के जो स्खलन तो होगा मगर शुक्राणु नहीं निकलेंगे उसमें से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महिला का बांधीकरण क्या होता है, जो महिला की डिंब वाहिनी नलिका है और उसको है ना हमने काट दिया, ठीक है। फिर आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां हमने बात करी कि 72 घंटे के अंदर अंदर असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटे के अंदर ले ली जाए तो गर्भधारण से बच सकती है महिला। फिर प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी, प्रजनन चक्र अच्छे से पता होना चाहिए और ये कैलेंडर मेथड, ये सब इसी को बोला जाता है ना। फिर निकालने वाले में कोई यंत्र आवश्यक नहीं है मगर इसकी फेलियर रेट ज़्यादा है। तो ये सब वो तरीके हैं जिनके बारे में हमने जाना। अब कुछ मिथक और तथ्य हैं उनको भी जान लेते हैं। परिवार नियोजन के तरीके लोगों को बांझ बना देते हैं, ये भी लोगों को बड़ी भ्रांति है, नहीं 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 हमको कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं करना, है ना। स्पेशली जब महिलाएं वो पिल्स लेती हैं, ओरल पिल्स लेती हैं, जो गोलियां खाती हैं, तो उनको लगता है नहीं नहीं हम तो, और हाँ अमूमन स्त्रियां जब एक भी बच्चा नहीं है तब तो उसको खाने से बहुत ही कतराती है कि वो हमेशा के लिए बांझ हो जाएंगी। इसी तरह से पुरुष या महिला नसबंदी के अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि एक बार इस्तेमाल करा तो प्रजनन क्षमता पर कोई स्थायी प्रभाव पड़ने वाला है, ये सर्वथा अनुचित है ना। युवा जोड़ों को परिवार नियोजन की विधियों को नहीं अपनाना चाहिए, ये भी कोई बात नहीं है कि अभी तक कोई बच्चे नहीं है तो नसबंदी को छोड़कर किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब भी वो तैयार हो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तो वो आराम से बच्चे पैदा कर सकते हैं और अपनी क्रियाओं के द्वारा, ठीक है। फिर पुरुष नसबंदी में पुरुष अपनी मर्दानगी खो देते हैं, ये भी सर्वथा अनुचित है, क्योंकि किसी भी तरह से पुरुष नसबंदी जो हो रही है, एक तो छोटा सा ऑपरेशन है, उसमें एक छेद करते हैं, कोई चीरा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, छेद करके उसको काट दिया जाता है, वापस अंदर डाल दिया जाता है और उससे कतई भी स्खलन में कोई दिक्कत नहीं आती, लिंग के तनाव में कोई दिक्कत नहीं आती और बहुत ही सुगम है। क्योंकि औरत के तो अगर नसबंदी करेंगे तो पेट में कुछ चीरा वीरा लगाना पड़ेगा, मगर पुरुष के बाहर ही, पेट के बाहर ही उसके जो प्रजनन तंत्र है वो है लोकेटेड, तो उसमें कतई दिक्कत नहीं आती और वो आराम से घर चल के जाता है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती,
है ना। ये हमारे पितरात्मक सत्ता है जो समाज की, उसने ये गलत धारणा धारण कर रखी है। आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली से गर्भपात हो जाता है, नहीं, ये सच नहीं है। अगर गोली खाने से पहले निषेचन हो जाता है तो विकसित होने वाले भ्रूण को कोई हानि नहीं पहुंचती है। अब मुख्य बिंदु जो हमने अभी तक पढ़े, एक बार उनको रिवाइज करते हैं। संभोग के परिणाम स्वरूप शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, उसके बाद ही गर्भधारण हो सकता है ना, यही संभव है। फिर मासिक चक्र के दौरान कभी भी अगर अंडोत्सर्जन हो जाता है तो गर्भधारण की स्थिति पैदा हो जाती है, हालांकि एक निश्चित समय में इसकी अत्यधिक संभावना होती है। शिशु का लिंग निर्धारण शुक्राणु के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। फिर किशोरावस्था में अधिक परिपक्व दिखना ये कतई नहीं बताता कि वो स्त्री प्रजनन के लिए तैयार है ना। फिर कम उम्र में प्रसव माँ और बच्चे नवजात दोनों के लिए खतरा जान है। फिर किशोरावस्था में गर्भधारण किशोरों की शारीरिक, आर्थिक, शैक्षिक और आर्य उपार्जन क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य सबको प्रभावित करता है। फिर किशोरावस्था में इसके दौरान ही गर्भधारण को रोकने या टालने के तरीकों में के बारे में अपना ज्ञान वर्धन कर लेना बहुत लाभकारी रहता है, जिससे हम आगे के अपना पाथ सजग रहते हैं। इसके लिए उपयुक्तता के आधार पर किसी भी गर्भनिरोधक तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। आशा है जो मैंने आपके सामने सब कुछ प्रस्तुत किया आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने गर्भनिरोधन के बारे में भी अपनी अच्छे से समझ बनाई होगी। गर्भधारण किस तरह से होता है, लिंग निर्धारण किस तरह से है, इस बारे में मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।